भारत को क्या सच में विश्व गुरु कहा जाता था? हाँ वीर बेटा, गुड क्वेश्चन। वीर, भारत कई विद्वानों की जन्मभूमि रही है। ग्रेट इकोनॉमिस्ट कौटिल्य के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। उन्हीं की वजह से तो मौर्य युग की स्थापना हुई और भारत एक हो पाया। उनकी अर्थशास्त्र पुस्तक आज भी लोगों को गाइड करती है। महान गणित शास्त्री आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें गणित का पिता भी कहा जा सकता है। फिर चरक संहिता के रचयिता ऋषि चरक, उनकी बुक चरक संहिता जो आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा औषधियों का वर्णन है, वो भी भारत की ही देन है। आज भी यदि कोई विद्यार्थी आयुर्वेद का अध्ययन करता है तो उसे ऋषि चरक की चरक संहिता का अध्ययन करना ही पड़ता है। उसके बाद महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने ऐसे धारदार हथियारों का वर्णन किया है जो बाल को भी दो भागों में काट सकता है। वे प्लास्टिक सर्जरी, दंत चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्त्री रोग इत्यादि के निष्णात थे। महान दार्शनिक नागार्जुन हमारे यहाँ के थे। संस्कृत के महान कवि कालिदास, जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आज भी प्रसिद्ध है, वे भी भारत के थे। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी जैसी विद्यापीठ भारत में थी, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तेनालीराम, बीरबल जैसे महान प्रकांड पंडित भारत की ही देन है। ये सभी महान विभूतियां तो भारत को विश्व गुरु बनाकर चली गई, परंतु हमारी इस महान संस्कृति के गौरव को बरकरार अब हमें रखना होगा। सर, जब भारत इतना ही समृद्ध था तो फिर आज भारत की ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे, अंग्रेज सब लूट कर चले गए। ऐसा नहीं है बच्चों। पहली सदी से लेकर 11वीं सदी तक भारत अपनी समृद्धि के चरम शिखर पर था। 7वीं सदी के बाद विदेशी आक्रमण भारत में होने लगे, जिसमें तुर्किश, अरबी, इस्लामिक, अफगानी, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और आखिर में ब्रिटिश शामिल थे। 1000 वर्षों के मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के शासनकाल के दौरान भी भारत की विश्व की जीडीपी में 25% का योगदान था। मुगलों के पहले पहली सदी से 11वीं सदी के बीच भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यहाँ तक कि मुगलों के 200 वर्ष के कार्यकाल में भी भारत की आय 17.5 मिलियन डॉलर थी, जो ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। यदि आंकड़ों की बात करें तो सन 1600 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 डॉलर थी, ब्रिटेन की 1137 डॉलर, चाइना की 940 डॉलर और अमेरिका की 1137 डॉलर थी। साथ ही सन 1500 के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। और भारत की इस असीम समृद्धि के कारण ही यूरोपियों की नजर भारत पर पड़ी। सन 1498 में वास्को द गामा ने भारत आने के जलमार्ग की खोज की। वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट पहुंचा और वहां के राजा जामोरिन से व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली। इसके कारण यूरोपियंस के लिए भारत आने का द्वार खुल गया। 100 वर्षों में तो पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का जैसे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों की सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत व्यापार करने आए। इन सभी ने एक दशक में भारत की अपार संपदा को लूटा और अनेक संपत्ति, बेशुमार धन अपने देश ले गए। इन सभी में ब्रिटेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। सन 1600 में ब्रिटेन में
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से स्वीकृति मिलने पर 1608 में कंपनी का पहला जहाज विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया, जिसने फिर भारत की सूरत ही बदल डाली। पहले तो भारत में व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को न मिली, किंतु बाद में सन 1613 में उन्हें जहांगीर से व्यापार करने की छूट मिल गई। फिर भारत में अपना एकाधिकार करने के लिए उन्होंने अपनी कूटनीति द्वारा बाकी विदेशी ताकतों को भारत से सदा के लिए विदा कर दिया। इस दौरान उन्होंने यह जान लिया था कि भारत भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध है, किंतु यहाँ की जनता में सामाजिक और राजकीय एकता नहीं है। इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने मिलकर इस विशाल भारत पर 200 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने मात्र भारत की आर्थिक संपत्ति का ही दोहन नहीं किया, उन्होंने भारत का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरह से दोहन किया। उनके काल में भारत के लघु उद्योग बर्बाद हो गए, किसान बेहाल और कर्जदार बन गए। भारत का दोहन कर वे इंग्लैंड को समृद्ध बना रहे थे। कंपनी के आगमन के पहले जो गांव समृद्ध और स्वावलंबी थे, वो गांव ब्रिटिश काल में गरीब और पराधीन बन गए। उन्होंने भारत को इस हद तक लूटा कि आजादी के वक्त विश्व की जीडीपी में भारत का कुल योगदान मात्र 2.3% हो गया, जो कभी 27% था। भारत की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये था पार्ट 2। इसका स्टडी मटेरियल जो है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।